हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पे बहुत आपको क्या करना है, समझदारी से इस चीज को समझना है, समझदारी से समझना है, अपने पूरे सेंसेस खुले रखना है, तब मजा आएगा इस टॉपिक को समझने में। क्या हो रहा है, आप अगर देखेंगे तो चैप्टर है आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखोगे आप, उस हिसाब से प्रायोरिटी वाइज सबसे ऊपर कौन है? एग्जीक्यूटिव, तो प्रेसिडेंट है। अब जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें मैं एक जैकपॉट बताता हूं कि प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आना तय रहते हैं, तो प्रेसिडेंट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। कंसेप्ट्स आपके सॉलिड होंगे ना अगर, तो प्रेसिडेंट वाले पार्ट पे से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत आसानी से डील कर सकते हो उस चीज को, तो उस सेंस में जरूरी हो गया। ठीक, तो अच्छे से समझना। अब क्लियर है? पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था ना, एक कंफ्यूजन ये रहता है अधिकतर बच्चों को, मैंने ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। और आपको क्या कि पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि प्रेसिडेंट की पावर और पोजीशन कैसी है। प्रेसिडेंट की पावर और पोजीशन को अगर आप देखोगे तो ये समझ में आता है, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 का जो इंटरप्रिटेशन अगर हम निकालते हैं, जिसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो हमें ये समझ में आता है कि प्रेसिडेंट जो है तो वो एड और एडवाइस के हिसाब से काम करेंगे। किसकी एड एंड एडवाइस? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो हमें ऐसा लगा क्या कि प्रेसिडेंट जो है तो प्रेसिडेंट की पावर जो है तो कहां तक लिमिटेड है? बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन तक। लेकिन ऐसा क्या रियलिटी में है? ठीक है, क्या उनके पास सच में कोई पावर नहीं होती है? बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, उनके पास पावर होती है, वो भी अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं, अपनी बुद्धि अपने विवेक का इस्तेमाल करके कुछ निर्णय ले सकते हैं। एकदम ऐसा नहीं है जो लिखा जाता है ना कि प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ रबर स्टैम्प। ठीक है, प्रेसिडेंट का ऑफिस एक रबर स्टैम्प की तरह काम करता है, तो वो क्या है, वो लिखने का बोलने का एक तरीका है। बाकी इन रियलिटी अगर आप कुछ प्रोविजंस देखोगे तो देयर आर सम डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑल्सो। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास में भी कुछ पावर्स हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस डेवलप हो जाती है जहां पे प्रेसिडेंट ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सुनेंगे, ना मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना या फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेकर ही वो काम करेंगे। वो खुद का विवेक, खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करके भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं। ये उनकी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो खुद से कर सकते हैं वो चीजें। ठीक है, तो वो क्या क्या है, उन्हीं सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। थीम आ गई समझ में? ठीक है, अब मैंने आपको एक ब्रॉड आउटलाइन बता दी। अब देखते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर क्या क्या है। तो 1 2 3 करके आपको मैं बता दूंगा, आप आंसर में लिख दोगे, लेकिन कंसेप्ट भी पकड़ना। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग। हेडिंग क्या है? रिलेट विद द पावर्स एंड पोजीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया पावर एंड पोजीशन, तो उससे हमें ये समझ में आया, थोड़ा सा ऐसा लगा, हमें एक भ्रम पैदा हो गया कि प्रेसिडेंट की पावर कुछ नहीं होती है। तो एक सवाल ये बनता है, डज द प्रेसिडेंट हैव हिज ओन डिस्क्रिशनरी पावर? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या प्रेसिडेंट की कोई खुद की भी डिस्क्रिशनरी पावर होती है या नहीं होती है? तो मैं कहूंगा जी हाँ, बिल्कुल होती है। चलो इस स्टेटमेंट को फ्रेम करवा के रख लेना, जी हाँ, प्रेसिडेंट की भी खुद की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। क्या पावर होती है? वो क्या पावर होती है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो 1, ठीक है, 2 3, तो ये सारी पावर्स तो पढ़ेंगे। उसके पहले लेकिन मैं आपको एक प्रोविजन बताता हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है। उस प्रोविजन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार नहीं यार, प्रेसिडेंट की भी पोजीशन होती है। ठीक है, उनकी भी सिग्निफिकेंट पोजीशन होती है। वो क्या है? तो देखो ये जो स्टेटमेंट लिखा है आपकी बुक में, द प्रेसिडेंट हैज अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड टू ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देश में क्या चल रहा है भाई, ठीक है, उसकी जानकारी होना जरूरी है प्रेसिडेंट के पास। अब देश में क्या चल रहा है, कौन चलाएगा? ठीक है, देश में जो भी चल रहा है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से चलेगा। ठीक है, वही लॉ बनाएंगे, इंप्लीमेंट करवाएंगे। प्रेसिडेंट तो साइन कर देते हैं, चलो ठीक है, लेकिन जो भी हो रहा है वो उन्हें पता रहना चाहिए। ये इस चीज का राइट है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, ये इस चीज का राइट है किसके पास में? इस चीज का राइट है प्रेसिडेंट के पास में। जैसे सिंपल सा अगर हम फैमिली में एग्जांपल लें उस चीज का, तो आपके दादाजी पैसा नहीं दे रहे, कौन सी कार ला रहे हो, क्या कर रहे हो आप, सारी चीजें, दादाजी रिटायर हो गए, घर पे बैठे अभी, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं फैमिली में, कहीं प्लॉट खरीदना है, कहीं कुछ करना है, तो आपके पेरेंट्स दादाजी को बताते जरूर हैं। ठीक है, ही इज हैविंग द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। उसी तरह से क्या हो रहा है कि आप जब फॉर्मल हेड की बात करते हो देश के, ठीक है, देश के फॉर्मल हेड की बात करते हो प्रेसिडेंट की, तो यहां पे इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका जो बेयर एक्ट है, जो डुप्लीकेट कॉपी है आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें आप आर्टिकल 78 अगर देखोगे तो आर्टिकल 78 में आपको समझ में आएगा क्या कि हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, कि वो जो भी लॉज ला रहे हैं, जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, दे आर बाउंड टू इन्फॉर्म दोस टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को बताएं वो। तो ये आर्टिकल 78 से हम क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे पता है?
कि ये स्टेटमेंट दर्शाता है, बताता है कि प्रेसिडेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ठीक है, उनकी एक पोजीशन है, ही इज हैविंग द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हिच दे आर टेकिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन। क्लियर हुआ ये, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। अब आगे अगर बढ़ते हैं हम, तो आगे क्या है देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर आगे देखते हो तो देयर आर एटलीस्ट 3 सिचुएशंस वेयर द प्रेसिडेंट कैन यूज हिज हर डिस्क्रिशंस आर, ठीक है। अब डिस्क्रिशनरी पावर पढ़ते चल रहे हैं हम, तो हमारी आपकी बुक में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो बताया गया है, तो एटलीस्ट कम से कम ये 3 सिचुएशन ऐसी है जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे ये देखने को मिल रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो खुद से डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, खुद के डिस्क्रिशन से डिसीजन ले रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा है, हिज और हर, ठीक है, ये जो हिज और हर वाला स्टेटमेंट है ना, इसे समझना अच्छे से। हिज और हर वाला ये जो स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हाईएस्ट पोजीशन है हमारे देश की, वो जरूरी नहीं कि मेल के लिए ही बनी हो, फीमेल भी क्या हो सकती है, उस पोजीशन पे आ सकती है। एक होमवर्क देता हूं मैं, क्या कोई फीमेल कभी प्रेसिडेंट रही है हमारे देश में, ठीक है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे, रही है इस चीज की मैं एश्योरेंस देता हूं आपको। अब आपको उनका नाम ढूंढना है और बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या 3 प्रोविजंस है, क्या क्या 3 पोजीशंस है, तो यहाँ पे लिखा है जैसे प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड आस्क द क्वेश्चन टू रिकंसीडर द डिसीजन। समझ में आया ये चीज, ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करी, क्या कि प्रेसिडेंट के पास में एक डिस्क्रिशनरी पावर ये होती है कि आपने ये देखा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में आया था, और ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया क्या कि अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुछ तय कर लिया कि हमें ये लॉ लाना है, वो लॉ उन्होंने, मैं प्रेसिडेंट हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है, कांग्रेचुलेशंस टू मी। अब क्या होता है, वो लॉ मेरे पास आया, अब वो लॉ मेरे पास आया तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो उसे एसेंट दे दूं उस बिल को, या फिर उसे रिकंसीडर करने के लिए पहुंचा दूं कि भैया एक बार फिर से सोच विचार कर लो, ये बिल जो है, ये बिल में मुझे ये चेंजेस चाहिए। 2 ऑप्शन ये रहते हैं, तीसरा ऑप्शन एक और रहता है, भी आगे बताएंगे। तो इस तरह से आप देखो, या तो मैं एसेंट दूं या फिर रिकंसीडर करने के लिए पहुंचाऊं, ये तो मैं खुद से सोचूंगा ना, मतलब प्रेसिडेंट खुद से सोचेगा। तो उस सेंस में क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आस्क द काउंसिल टू रिकंसीडर द डिसीजन। रिकंसीडर करने की ये जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट की खुद की डिस्क्रिशनरी होती है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर हो गई एक। आया समझ में यहाँ पे। अब उसके आगे की कहानी क्या है, वैसे तो आप पढ़ चुके हो, आर्टिकल 74 जब समझाया था, जब बता दिया था, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूं आपको, ठीक है। देखो अब ये रिकंसीडर मैं क्यों करवाऊंगा, पहले ये जान लो। अगर मुझे लगता है कि आपने जो बिल पहुंचाया है मुझ तक वो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, या फिर उसमें कहीं लीगल लूप होल्स है, लीगल लूप होल्स है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है, तो अगर प्रेसिडेंट अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बिल में कुछ कमी है, ठीक है, तो वो रिकंसीडर करने के लिए पहुंचा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है देखो, अब क्या होता है, मान लो रिकंसीडर करने के लिए पहुंचा दिया, लेकिन ऑल्दो द काउंसिल कैन स्टिल सेंड बैक द सेम एडवाइस, मतलब आपने जो पहले बोला था, मुझे बिल पहुंचाया, मैंने बोल दिया इसमें कुछ चेंजेस कर लो, रिकंसीडर कर लो एक बार, आपने बोला नहीं नहीं यही चले, यही चाहिए, तो अब आपने वापस मुझे पहुंचा दिया वो बिल, तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, ऑल्दो द काउंसिल कैन सेंड बैक द सेम एडवाइस, आपने अगर सेम एडवाइस मुझे वापस पहुंचा दिए, तो अब क्या करेंगे हमारे राष्ट्रपति, ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपति के पास में उस समय पे कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है, प्रेसिडेंट वुड बी बाउंड टू फॉलो द एडवाइस रिकंसीडर्ड, जो फिर से रिकंसीडर होकर आई है एडवाइस, उस एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। आर्टिकल का नंबर ध्यान रखना, ठीक है, कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं आपको, तो आर्टिकल जैसे क्या हो गया 74, ये इस चीज के बारे में डील करता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुए थे 42nd 44th, वो सब कुछ हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पिछले वीडियो का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है, और ठीक है, ये ध्यान रहा, तो इसे हम डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं कि हाँ प्रेसिडेंट की ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ठीक है, पहली डिस्क्रिशनरी पावर हमने समझ ली। अब यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है बट, ठीक है, तो अब देखो क्या है, प्रेसिडेंट, नो डाउट प्रेसिडेंट को अगर फिर से रिकंसीडर करने के बाद में वही एडवाइस आई है, तो प्रेसिडेंट को एसेंट देना पड़ेगा, लेकिन ये जो रिकंसिडरेशन वाला पॉइंट होता है ना, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने एक टेन्योर में क्या किया था, रिकंसिडर करवाने के लिए कहा था बिल को, ठीक है, तो उस सेंस में क्या है, ये जो फिर से एक बार रिकंसिडर करने का बोलते हैं प्रेसिडेंट, तो क्योंकि प्रेसिडेंट की इतनी रिस्पेक्ट, उतनी पोजीशन है, तो उस बात में ही अपने आप में बहुत वजन बढ़ जाता है कि नहीं नहीं प्रेसिडेंट ने इसे रिकंसिडर करने के लिए बोला है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी ऐसे छोटे बच्चों का खेल थोड़ी ना चल रहा है कि वो बच्चा जिद्दी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल देगा नहीं नहीं आप तो यही फॉलो करो, ठीक है, वो भी सोचते हैं फिर उस तरह से, तो यहाँ पे ये मतलब ये जो कन्वेंशन है ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, आगे समझ में ये, ठीक है। तो एक तो ये डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, पहला डिस्क्रिशनरी पावर का जो इस्तेमाल किया जा सकता है वो मैंने आपको बताया। और क्या है आगे, और आगे अगर क्या है देखते हैं हम, तो द प्रेसिडेंट आल्सो हैज वीटो पावर बाय व्हिच ही कैन विथहोल्ड और रिफ्यूज टू गिव एसेंट टू बिल्स, ठीक है, अदर देन मनी बिल, ठीक है, पास्ड बाय द पार्लियामेंट,
ये दूसरा डिस्क्रिशनरी पावर है। प्रेसिडेंट की दूसरी डिस्क्रिशनरी पावर समझो, मतलब वो खुद से और क्या कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करवाते चलूंगा चीजें। तो प्रेसिडेंट को क्या होता है, वीटो पावर है। अब वीटो पावर जो है तो सिर्फ फॉर्मली नहीं दी गई है कोई कि हाँ ये वीटो पावर है आपके इस आर्टिकल में, लेकिन ये जिस तरह की सिचुएशंस बनती हैं तो उसमें वीटो पावर की तरह काम करते हैं। वीटो मतलब वो रोक सकते हैं किसी चीज को। कैसे रोक सकते हैं समझो यहाँ पे। तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड और रिफ्यूज टू गिव एसेंट टू बिल्स, मतलब उनकी इच्छा अगर नहीं हो रही तो वो विथहोल्ड कर सकते हैं, फिर रिफ्यूज कर सकते हैं किसी भी बिल को एसेंट देने से। हामी क्या होता है, देखो कोई भी बिल अगर बनता है ना, मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ क्या है प्रोसेस हमारी। तो प्रोसेस ऐसी है कि सबसे पहले क्या होता है, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास होने के बाद में वो बिल किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास में। अब प्रेसिडेंट के पास में तीन ऑप्शंस रहते हैं, या तो एसेंट दे दें कि जाओ बिल को लॉ बना दिया उन्होंने, फिर दूसरा क्या है, या तो रिकंसीडर करने के लिए पहुंचा सकते हैं कि भैया सोच लो थोड़ा सा इसमें 19-20 कर लो, ठीक है। या फिर तीसरा ऑप्शन क्या होता है उनके पास में कि वो ना हाँ बोले ना बोले, उस बिल को क्या करें अपने ड्रॉर में रख दें, और इसे ही वीटो पावर कहा गया है। मतलब उन्होंने ना भी नहीं बोली, उन्होंने हाँ भी नहीं बोली, लेकिन वो बिल जो है तो वो बिल उनके पास में अभी, हाँ अभी हम सोच रहे हैं देंगे, एसेंट देना होगा तो दे देंगे, उस तरह की कहानी। तो अब ये क्या है, ये भी डिस्क्रिशनरी हो गया ना प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट की इच्छा, वो हाँ बोले या ना बोले या रिकंसीडर करें, ठीक है। उन्होंने तो अपने पास रख लिया है, कोई पूछेगा तो बोल देंगे कि हम अभी सोच रहे हैं। अभी सोच रहे हैं, कब तक सोचेंगे ना, इस चीज का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम नहीं दिया है कि इतने टाइम में प्रेसिडेंट को क्या करना होगा, एसेंट देना ही होगा उस बिल को। प्रेसिडेंट फ्री है जब तक चाहे तब तक उस बिल को अपने पास रखने में। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या बन गया ये, आप देख सकते हो कि इंडेफिनिट टाइम तक सस्पेंड कर सकते हैं उस बिल को, अपनी एसेंट नहीं दे सकते हैं वो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जैसे आप देखोगे तो अदर देन मनी बिल। अब ये मैं आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूं, मनी बिल क्या होते हैं समझना पहले इस चीज को। मनी बिल जो है तो आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल से डील करता है, ठीक है। आर्टिकल 110 जो है, ठीक है, वो मनी बिल से डील करता है। और मनी बिल क्या होता है कि जितने भी फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, फाइनेंशियल बिल्स मतलब क्या है, जो कहीं ना कहीं इनकम और एक्सपेंडिचर से डील करते हैं गवर्नमेंट की, तो इनकम और एक्सपेंडिचर से जो बिल्स डील कर रहे हैं वो मनी बिल कहलाते हैं। और मनी बिल अगर कोई होता है तो उस पे प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है, उस पे प्रेसिडेंट मतलब उसमें प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए नहीं पहुंचा सकते, उसमें प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ती है, ठीक है। तो एसेंट टू बिल अदर देन मनी बिल। अब मनी बिल कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, ये स्पीकर डिसाइड करता है, इस चीज का ध्यान रखना, स्पीकर का अप्रूवल चाहिए रहता है। तो ऐसी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स रहती है कुछ, क्लियर है। तो द प्रेसिडेंट आल्सो हैव वीटो पावर बाय व्हिच ही कैन विथहोल्ड और रिफ्यूज टू गिव एसेंट टू बिल्स अदर देन मनी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया तो उसे होल्ड भी कर सकते हैं। और इसी सेंस में क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन मेकिंग लॉज, तो प्रेसिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। पार्लियामेंट बिल पहुंचाएगी, उस बिल को प्रेसिडेंट क्या करेंगे, या तो अप्रूव कर देंगे, बल्ले बल्ले बढ़िया चीज है, ठीक है, या फिर क्या है, ही कैन सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन। अब क्या होता है, देखो या तो अगर वो पहुंचाते ही नहीं रिकंसिडरेशन के लिए तो वो रखा हुआ है, वो वीटो पावर का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने एक बार ये बोल दिया क्या कि मैं आपको रिकंसिडर करने का बोल रहा हूं, तो इन दिस केस वीटो पावर इज लिमिटेड। अब क्या है, अब वीटो पावर लिमिटेड हो गई है, मतलब आपने क्या करा, रिकंसिडरेशन के लिए पहुंचाया, और जब वो रिकंसिडर करके वापस पहुंचा रहे हैं तब आपको एसेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो आप रिकंसिडरेशन के लिए पहुंचाओ ही मत, और जब तक नहीं पहुंचाओगे तब तक आप अपने पास रख सकते हो उस बिल को। तो उस सेंस में क्या है, उस सेंस में वीटो पावर सही मायने में यूज की जा रही है। आगे समझ में, तो ये ध्यान रखना, ये आपको क्लियर हो गया ना। ये तो वीटो पावर लिमिट कब हो जाती है, अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए पहुंचा दे रहे हैं तो, क्लियर, ये सारी चीजें। तो ये दूसरा डिस्क्रिशनरी पावर हो गया। द प्रेसिडेंट आल्सो हैज वीटो पावर, ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किस बिल को अपने पास रखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्टोरी से समझाएंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। देखो, there is no mention in the constitution about the time limit within which the president must send the bill back for reconsideration. रिकंसिडरेशन के अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है कि बिल सही नहीं है तो या तो रिकंसिडरेशन के लिए पहुंचा सकते हैं, अगर पहुंचा दिया और वापस वही आ गया तो फिर तो पास करना ही पड़ेगा। लेकिन अब रिकंसिडरेशन के लिए कब तक पहुंचाना है उस तक के लिए कोई टाइम नहीं है, ठीक है। अपने पास जब तक रखना चाहे, मैं बार बार वही चीज दोहरा रहा हूं, जब तक रखना चाहे तब तक रखेंगे। इस सेंस में उनका क्या बन गया, वीटो बन गया, पॉकेट वीटो बन गया। उन्होंने अपनी पॉकेट में रख लिया बिल को, ठीक है, वो बेफिक्र हो गए। आप चिल्लाते रहो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई प्रोविजन ही नहीं है, ठीक है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो मेंशन अबाउट द टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने टाइम तक तुम्हें रखना है। तो इस सेंस में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को एंजॉय करते हैं। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, इसे समझना है तो आपको क्या करना है, एग्जांपल देखना है किसका, पोस्टल बिल इन 1986 की कहानी समझो जरा आप क्या है।
1986 के टाइम पीरियड में हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है, कहानी समझते चलना। तो ज्ञानी जैल सिंह हमारे प्रेसिडेंट थे। अब ज्ञानी जैल सिंह जो थे तो इंदिरा गांधी के फेवरेट रहे एक समय पे, मतलब जब इमरजेंसी का टाइम पीरियड था तब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे ये। ठीक है, उस टाइम पीरियड में मतलब अच्छी ट्यूनिंग थी। तो 1982 में प्रेसिडेंट बनते हैं, 82 से 87, हाँ, तो 82 में प्रेसिडेंट बनते हैं। अब प्रेसिडेंट बनने के बाद में क्या होता है कि पार्लियामेंट, हाँ अब देखो 86 के टाइम पीरियड में प्राइम मिनिस्टर कौन है और हमारा पता है? अब राजीव गांधी है, क्योंकि इंदिरा गांधी की डेथ के बाद में क्या होता है, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, बहुत मेजोरिटी मिलती है कांग्रेस पार्टी को, वो जीतते हैं। अब राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उस समय पे पार्लियामेंट एक बिल पास करती है। बिल का नाम क्या था? इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। इंडियन पोस्ट ऑफिस, ठीक है, अमेंडमेंट बिल। तो अब ये जो पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आया था ना, इस बिल में क्या था? ऐसा कहा जा रहा था कि ये लोगों की प्राइवेसी का हनन कर रहा है, प्राइवेसी पे एनक्रोच कर रहा है। तो अब देखो क्या है, ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी के टाइम पीरियड में उस बिल का मतलब अपनी पावर का, डिस्क्रिशनरी पावर का कैसे इस्तेमाल किया? बिल आया, इन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं पहुंचाया, ना ही उसे एसेंट दिए। मतलब बिल किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास में। और वो बिल को अपनी ड्रॉर में रख लिया उन्होंने, मतलब ना हाँ बोली ना बोली, कुछ भी नहीं बोला, बस बिल को रख लिया। अब वही वाली चीज है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वही नहीं है प्रोविजन टाइम लिमिट का कि इतने टाइम में तुम्हें रिकंसीडर करना है या फिर इतने टाइम में तुम्हें एसेंट देना ही है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया? अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह डिड नॉट टेक एनी डिसीजन और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया, उन्होंने रख लिया बिल अपने पास पॉकेट में। फिर जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए इनके बाद में, ठीक है, 87 में इनका टेन्योर खत्म हो गया। 87 के बाद में जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए वेंकट रमन। तो वेंकट रमन जब आए ना, तो वेंकट रमन ने क्या किया? ये बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस पहुंचाया। ठीक है, तो अब देखो, अब इन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए वापस पहुंचाया, लेकिन उस समय तक क्या हुआ था? बाय 1989 by this time the new government belonged to different coalition and did not bring the bill back after the parliament before the parliament। ठीक है, तो पार्लियामेंट के सामने फिर से वो बिल आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ही जा चुकी थी जब तक। अगर आप देखोगे तो 1989 से फिर क्या होता है, तो 1986 से वीपी सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर, तो अलग अलग हमारे प्राइम मिनिस्टर आए, तो जिनका पार्टी भी अलग थी। जैसे देखोगे तो जनता दल वगैरह आ गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो उस सेंस में क्या है, फिर चीजें बदल गई है। क्लियर? तो अब जो जिस गवर्नमेंट ने बिल लेके आई थी वो गवर्नमेंट ही नहीं रही, तो बिल का ही काम खत्म हो गया। तो ये एक हिस्टोरिकल इंसिडेंस है जिससे हमें ये जो सेकंड डिस्क्रिशनरी पावर की हम बात कर रहे हैं ना, कि प्रेसिडेंट के पास में क्या होता है? वीटो पावर होता है। वो वीटो पावर मैंने आपको समझाया। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई है। दो डिस्क्रिशनरी पावर क्या देखी? एक तो हमने ये देखा कि वो रिकंसीडर करने के लिए खुद से तय कर सकते हैं कि किस बिल को पहुंचाना है नहीं पहुंचाना है, ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है। दूसरा क्या, उनके पास वीटो पावर होती है कि वो किसी भी बिल को पॉकेट वीटो की तरह अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, अब और देखो आगे क्या है। तो ये जो पूरी कहानी पढ़ी इससे हमने क्या समझ सीखा? दिस गिव्स द प्रेसिडेंट इनफॉर्मल, मतलब फॉर्मली कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला नहीं गया है, लेकिन इनफॉर्मली एक पावर बन गई उनकी। तो दिस गिव्स द प्रेसिडेंट एन इनफॉर्मल पावर टू यूज द वीटो इन वेरी इफेक्टिव मैनर। तो इस तरह से क्या है, इसे पॉकेट वीटो कहा गया है। पॉकेट वीटो आगे ना समझ में, वो रख लेते हैं अपने पास, अपनी पॉकेट में उस बिल को रख लेते हैं। इन डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए वो सस्पेंड हो जाता है कि इसे रिकंसीडर के लिए पहुंचाया जाए या फिर इसको लॉ बनाया जाए। ठीक, अब तीसरा प्रोविजन या फिर कह लो कि तीसरी डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है प्रेसिडेंट के पास में, ये समझो। देखो आंसर में आपको डायरेक्ट लिखना है। जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके मेंस के यहाँ पे फाउंडेशन बन रहे हैं। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव आंसर आप लिखेंगे उससे आपको सीखने को मिल रहा है। साथ ही साथ 11th क्लास में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अब आपको लिखते आना चाहिए। उस पे तीसरा पॉइंट क्या है आपका? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। ये मजेदार पॉइंट है। देखो अब आप बोलोगे सर ये कब हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला। ठीक है, हम तो अभी तक बचपन से ये पढ़ते आ रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर हम वोट देते हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सारे एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतते हैं, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लीडर रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। आप तो नई चीज बता रहे हो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो देखो अपॉइंट और इलेक्ट शब्द में यहाँ पे क्या हो जाता है, झोलझाल आ जाता है। अपॉइंट मतलब क्या होता है कि फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर देने का जो काम होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, तो उसमें कौन सी नई बात है सर? जो जीतेगा, जिसकी मेजोरिटी रहेगी, वो बनना ही है प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को तो बस क्या करना है, फॉर्मेलिटी करना है कि वो लेटर देंगे ऐसे हाथ में। लेकिन अगर सिचुएशन बदल जाती है, कैसे देखो समझो। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, ये कब हुआ ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आगे अगर देखते हैं, रिलेट द स्टोरी विद द पॉलिटिकल फंक्शनिंग इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, नो डाउट जो लीडर ऑफ मेजोरिटी रहेगा, मतलब कि जिसके पास में ये आंकड़ा होगा 273, मतलब टोटल सीट्स जितनी भी होती है मेंबर लोकसभा में, तो उसमें से 273 प्लस जिसके पास 272 प्लस या फिर 273 कह लो, इतनी सीट जिसके पास होगी वो लीडर ऑफ मेजोरिटी होगा। उसके पास मेजोरिटी है, मेजोरिटी जिसके पास होगी और मेजोरिटी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जिसे लीडर बनाएंगे वो क्या बन जाएगा,
he or she is for sure going to become prime minister, ठीक है, he or she will be appointed as prime minister। यहां तक कहानी क्लियर हो गई है। तो प्रेसिडेंट को तो फॉर्मेलिटी ही करना है, लेकिन मान लो इमेजिन अ सिचुएशन, एक सिचुएशन ऐसे आती है कि नो लीडर हैज अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। अब क्या है, कोई भी लीडर के पास में क्लियर मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, किसी भी लीडर के पास में क्लियर मेजोरिटी नहीं आ रही है। अगर लोकसभा में 273 क्लियर मेजोरिटी होती है, मान लो किसी के पास में इतनी सीट्स नहीं आई है, ठीक है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से, बोल रहे हैं हमें किसी के साथ बनाना ही नहीं है गवर्नमेंट, तो नो पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, अगर कोलिजन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन होती है कि 2 और 3 लीडर्स आर क्लेमिंग टू हैव मेजोरिटी बाय फॉरेन अलायंस, ठीक है, बाय फॉरेन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो फ्रॉजिंग अलायंस मतलब क्या होगा कि अलायंस बना के एक साथ, ठीक है, मतलब बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं कि भैया हमें मौका दो, हम तो गवर्नमेंट बना के दिखा देंगे, कांग्रेस भी बोल रही है हमें मौका दो, हम भी गवर्नमेंट बना के दिखा देंगे। तो अब क्या होगा, ठीक है, आपने ये कंडीशन तो देख ली कि जब मेजोरिटी रहेगी तो लीडर ऑफ द मेजोरिटी वुड बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर सिचुएशन ये होती है कि किसी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है, कोई कोलिजन बनने को तैयार नहीं है, और 2-2, 3-3 लोग हाथ ऊपर करके बोल रहे हैं कि मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर, अब क्या करोगे आप, ठीक है। तो इस केस में ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर बन जाती है कि अब प्रेसिडेंट जिसे चाहेंगे उसे वो अपॉइंट कर सकते हैं। कैसे, तो देखो यहां पे समझाता हूं क्या होता है। प्रेसिडेंट कैन यूज हिज डिस्क्रिशन in judging who really may have the support of the majority or who can actually form and run the government। यहाँ पे प्रेसिडेंट ये देखेंगे कि ये 3 लोग बोल रहे हैं कि हम गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो अब गवर्नमेंट किसे, मतलब तीनों में से कौन पहले मेजोरिटी प्रूव करेगा, ये कौन तय करेगा, तो ये प्रेसिडेंट तय करेंगे। तो उस सेंस में प्रेसिडेंट के पास में यहाँ पे एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है। आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट अगर फंस गई है, एक तरह से कहानी ऐसी कि किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, 2-3 लोग क्लेम कर रहे हैं, तब यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने का काम किसका हो जाएगा, तब यहाँ पर गवर्नमेंट बनाने का काम हो जाएगा प्रेसिडेंट का। मतलब प्रेसिडेंट जिसे मौका देंगे वो गवर्नमेंट बनाएगा, जो वो मेजोरिटी दिखा पाएगा, ठीक है। इस चीज को अगर आप देखोगे समझोगे तो आपको यहाँ पे, हाँ, आपको यहाँ पे इस कहानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये कहानी यहाँ से समझ में आ जाएगी। यार रेफरेंस लेना पूरा कि अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स की अगर बात करें, इंडियन पॉलिटिक्स को 2 हिस्से में देखोगे आप, बिफोर 1989, ठीक है, बिफोर 1989 और आफ्टर 1989। तो इंडियन पॉलिटिक्स जो थी वो 1989 के पहले कैसी चल रही थी पता है। 1989 के पहले ऐसा चलता था कि एरा ऑफ मेजोरिटी, कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करती थी। 1989 के पहले तक अगर देखोगे तो कांग्रेस की हमेशा मेजोरिटी रहती थी। मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड में एक समय के लिए क्या हुआ था, पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ था, बाकी पूरे टाइम तक कांग्रेस ही रही है, ठीक है। सिंगल पार्टी डोमिनेशन, कांग्रेस का डोमिनेशन चल रहा था, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं जाती थी ना। तब दिखती बात है कि प्रेसिडेंट को ये देखना था कि हाँ भैया इनका लीडर कौन आ रहा है, इंदिरा गांधी आ रही है कि राजीव गांधी आ रहे हैं, कौन आ रहा है, मैं तो प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा उन्हें, खत्म बात, मेरा कोई डिस्क्रिप्शन का काम ही नहीं है वहां पे। दिख रहा है जनता, मतलब कह सकते हैं कि जनता ने चुन के पहुंचाया इन्हें, तो मेजोरिटी इनके पास, ठीक है। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो 1989 के बाद बदल गई बहुत ज्यादा। कैसे, 1989 के बाद में ऐसा हुआ कि नो सिंगल पार्टी और कोलिजन अटेंडेड मेजोरिटी। फिर क्या होता था कि किसी को भी मेजोरिटी फिगर नहीं मिल पाता था, ठीक है, कोई भी मेजोरिटी नहीं गेन कर पाता था। मतलब 273 किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के आते ही नहीं थे। अब क्या होता है कि एक एक दो ढूंढते थे कि भाई तुम हमारी टीम में जाओ, हमारी टीम में जाओ, कोलिजन बना लेते हैं। कोलिजन भी काम नहीं कर रहा, अगर मान लो कोलिजन काम नहीं कर रहा, 2-2, 3-3 लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है, हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है। अब किसे बनाओगे प्राइम मिनिस्टर? तो इस केस में क्या होता है, इस केस में प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन इज नेसेसरी, प्रेसिडेंट तय करते हैं। तो जैसे अगर आप देखोगे इलेक्शन कब का, इलेक्शन ऑफ मार्च 1998, जब अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, तो के.आर. नारायण, उस समय पे क्या होता है, के.आर. नारायण जो रहते हैं, तो के.आर. नारायण क्या, जैसे आप यहां देखोगे आप, तो बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, ठीक है, बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, 251 सीट्स मिली थी बीजेपी को, ठीक है। अब 251 सीट्स हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 21 सीट्स कम हो रही है, ठीक है। अब 21 सीट्स कम हो रही है, लेकिन के.आर. नारायण ने क्या दिया, इन्हें मौका दिया कि आप 10 दिन के अंदर फ्लोर टेस्ट प्रूव कर दो कि आपके पास मेजोरिटी है। तो ये डिस्क्रिशन था के.आर. नारायण का कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया। वो किसी और को भी बुला सकते थे, किसी और को भी मौका दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर किसकी हो गई, प्रेसिडेंट की हो गई। आया ना समझ में, ये ध्यान रखना। तो देयर इज ग्रेटर स्कोप फॉर प्रेसिडेंशियल असर्टिवनेस व्हेन गवर्नमेंट्स आर नॉट स्टेबल एंड कोलिजन ऑक्यूपाई पावर। तो समझना इस चीज को, मेजोरिटी जहां जहां रहेगी तो वहां पे प्रेसिडेंट की पावर कम होती रहेगी। प्रेसिडेंट की पावर मतलब उनके पास ये जो डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करने की स्कोप जो है, देखो स्कोप, हम ये पावर तो उनके पास हमेशा है, लेकिन स्कोप कब बनेगा पावर का, जब सिचुएशन डेवलप होगी। तो क्या होगा अगर सिचुएशन ऐसी है कि मेजोरिटी एरा चल रहा है, 1989 से पहले की अगर बात करोगे, आज के समय में अगर देखोगे तो 2014 के बाद से बीजेपी की मेजोरिटी है, तब प्रेसिडेंट के पास में डिस्क्रिशनरी पावर यूज करने का स्कोप ही नहीं है, ठीक है।
लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे क्या होता चल जाएगा, व्हेन गवर्नमेंट्स आर नॉट स्टेबल, ये जो टाइम पीरियड देखोगे ना आफ्टर 89 से अगर आप देखते आओगे तो क्या है, 89 के बाद में आप देखो कितने प्राइम मिनिस्टर बदलते चले गए, धड़ल्ले से एक के बाद एक प्राइम मिनिस्टर, वीपी सिंह के बाद में आप चंद्रशेखर के बाद में पीवी नरसिम्हा राव के बाद में फिर इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो बदलते चले गए, ठीक है। गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हुई है, कोई 13 दिन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कोई 13 महीने 18 महीने बन रहे हैं, तो ये स्टेबिलिटी नहीं है। जब ऐसी स्टेबिलिटी नहीं होगी तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, उस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंशियल असर्टिवनेस, मतलब प्रेसिडेंट आगे आके डिसीजन ले सकते हैं, उनकी स्कोप जो है वो बढ़ जाती है। आया ना समझ में? तो तीसरा हमने ये देख लिया कि डिस्क्रिशनरी पावर कब प्रेसिडेंट अपनी यूज कर सकते हैं, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब आप कंक्लूजन निकालते हैं, चलो ठीक है। मैंने आपको तीनों पॉइंट्स बताए, आई होप आपको तीनों पॉइंट्स समझ में आए, रिलेट कर पाए हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि प्रेसिडेंट जो रहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, रिकंसिडर करने के लिए पहुंचा सकते हैं, वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, गवर्नमेंट को मतलब तय कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, मौका दे सकते हैं, ठीक है। अब ये जब सारी चीजें आपने पढ़ी तो इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम, इसका कंक्लूजन हम यहाँ पे निकालेंगे कि प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, इज द फॉर्मर पावर होल्डर एंड सेरेमोनियल हेड ऑफ द नेशन, ठीक। फॉर्मर पावर होल्डर है, मतलब सबसे पहले पावर होल्डर अगर किसी के पास होती है तो वो प्रेसिडेंट के पास में होती है, ठीक है। इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द नेशन। अगर देखा जाए तो सरकारें तो क्या है, आ रही है जा रही है सारी चीजें, लेकिन प्रेसिडेंट एक स्टेबल इंस्टीट्यूशन हो गया। प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है, देखो हम इंडिविजुअल में विश्वास नहीं रख रहे हैं, हम ऑफिस की बात कर रहे हैं। जब मैं प्रेसिडेंट बोल रहा हूं तो आप किसी एक इंडिविजुअल को इमेजिन मत करना, फोटो जरूर लगा दी होगी, लेकिन आप इंडिविजुअल को इमेजिन मत करना, आप उसे एक ऑफिस की तरह देखो। तो प्रेसिडेंट का ऑफिस क्या है, स्टेबिलिटी लाता है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी नीड समझना यहाँ पे, ठीक है। आप बोल सकते हो कि जब आप पार्लियामेंट्री सिस्टम बोल रहे हो, सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, ठीक है, तो फिर प्रेसिडेंट की जरूरत ही क्यों है। लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखोगे तो ये सरकारें क्या है, ये कोलिजन गवर्नमेंट है, आज है, कल अगर सपोर्ट नहीं रहा तो गवर्नमेंट तो धड़ाम से गिर जाएगी। लेकिन उस समय में देश के इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेगा फिर, ठीक है, देश को रिप्रेजेंट कौन करेगा, एक स्टेबिलिटी भी जरूरी है ना। जैसे क्या रहता है, पिता, वही वाली बात है, पापा वाला और जो दादा वाला एग्जांपल है ना, बहुत सूट करता है इस केस में। कैसे पापा और दादा वाला एग्जांपल बहुत सूट करता है, समझना, इस चीज को रिलेट करना कि पापा आज घर में है, कल जॉब पे चले जाएंगे, कल बाहर होंगे, कहीं टूर पे चले जाएंगे, सारी चीजें, लेकिन अब घर में कोई बड़ा इंसान एक बैठा हुआ तो रहना चाहिए। तो दादाजी रिटायरमेंट के बाद क्या है, वो आपके घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वही चीज है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है तो परमानेंट ऑफिस टाइप से, कि एक बार आपने इलेक्ट कर दिया तो 5 साल तक चाहे सरकार रहे ना रहे, सरकार गिर रही है, बन रही है, बिगड़ रही है, जो भी है, लड़ने दो उन्हें, लेकिन प्रेसिडेंट एक स्टेबिलिटी लाते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कितनी अच्छी तरह से बुना है इस इंस्टीट्यूशन को, उसे समझो, उसकी खूबसूरती को देखो जरा, समझो, निहारो 2 मिनट के लिए रुक के, कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो परमानेंटली स्टेबिलिटी लाए हुए, और दूसरा जो आप जिसको रियल पावर दे रहे हो, तो रियल पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है, जनता के सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में आपको वहां पे एक इंटरडिपेंडेंस समझ में आएगी, जो कि हो सकता है स्टेबल ना हो, और वो जो इंस्टेबिलिटी बन रही है उसी को चेक करने के लिए आपने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया प्रेसिडेंट का, जो स्टेबिलिटी लाके दे रहा है। आगे ना समझ में? तो ये पूरी कहानी रही किसकी, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, उसे हमने पढ़ा, समझा, जाना, ठीक है, कंप्लीट किया टॉपिक को। तो आशा करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो अब एग्जीक्यूटिव में मैंने आपको प्रेसिडेंट समझा दिए, प्रेसिडेंट की पावर पोजीशन, उनकी रियल पावर पोजीशन क्या होती है, उससे जुड़े हुए मुद्दे, सारे कंसेप्ट, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, बॉक्स में जो डिटेल दी ना आपको वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट के पास में क्या पावर होती है, क्या पावर नहीं होती है, उस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई है। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे निश्चिंत रूप से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।